चाय उबलकर चूल्हे पर फैल रही थी और मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं जाने किस ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक ही पीछे से माँ की आवाज़ सुनकर चौंक गई। मुड़कर देखा तो सारी चाय चूल्हे पर फैल चुकी थी। जल्दी से मैं हरकत में आई और चूल्हा बंद कर दिया। माँ ने गुस्से में कहा, हर्षा तू होश में तो है? सारी चाय चूल्हे पर फैल गई और जो बची है वो भी जलकर आधी हो चुकी है। तेरा ध्यान कहाँ है? बाहर मेहमान न जाने कब से आए बैठे हैं और मैं तुझे आवाज़ें देते देते थक गई, पर तू न जाने किस दुनिया में खोई हुई है। मैंने अपना सर चढ़ा लिया और दूसरी चाय चढ़ाने लगी। माँ बोली, तू चाय बना, मैं मेहमानों को बातों में लगाती हूँ। जैसे ही वो जाने लगी पलट कर मेरे चेहरे की ओर देखा। बोली, हर्षा मैंने तुझे क्रीम दी थी ना कि अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना, कुछ पल के लिए तेरा चेहरा चमक जाएगा। लेकिन नहीं, तू तो मुझे सिर्फ तकलीफ ही देना जानती है। तुझे देखते ही ये लोग भी रिश्ते से इनकार कर देंगे। देख हर्षा, मैं ये रिश्ता किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दूंगी। तुझे पता है ना मैं पिछले 5 सालों से किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, माँ प्लीज़ ये सब बंद कर दो। आपको याद है ना पिछली बार मैंने आपकी बताई हुई क्रीम लगाई थी। कुछ पल के लिए मेरा चेहरा गोरा लगने लगा था, लेकिन जैसे ही उन लोगों की नज़र मेरे काले हाथों पर पड़ी थी उन्होंने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया था। माँ क्यों मुझे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में थोप रही हो? जिससे मुझे शादी करनी है वो मेरे रंग रूप से उठकर मुझे सम्मान और प्यार से अपनाए, यही मेरी इच्छा है। अम्मा, मैं किसी को धोखे में रखकर शादी नहीं कर सकती, बस इसीलिए मैंने क्रीम नहीं लगाई थी। ये कहते हुए मैं चाय में दूध डालने लगी। माँ ने गुस्से में मेरे बाजू को पकड़ कर मुझे अपनी ओर खींचा। कहने लगी, हर्षा तू पागल हो गई है क्या? आजकल के लड़कों की डिमांड आसमान छू रही है। उन्हें गोरी चिट्टी लड़की चाहिए। और मोहब्बत, मोहब्बत का क्या है? एक बार शादी हो जाए तो खुद ब खुद हो जाएगी। अब जा और जल्दी से तैयार हो जा, 5 मिनट में नाश्ता लेकर आ जा, वे लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ चली गई और मैं भीतर से टूट गई थी। लोगों के सामने एक शोपीस की तरह सज धज कर बैठना मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था। पिछले 5 सालों से मैं ये तकलीफ़ झेल रही थी। हर बार एक नया रिश्ता आता, हर बार मेरी एक नई परीक्षा होती थी। उनके अजीब सवालों के जवाब देना, उनकी टटोलती निगाहों का सामना करना और उनके लिए ढेर सारा नाश्ता तैयार करना। वे नाश्ते पर तो खूब हाथ साफ करते, लेकिन जाते जाते मुंह पर ही इनकार कर देते। लड़की तो अच्छी है, पर हमारे लड़के को गोरी चिट्टी लड़की चाहिए। उनके जाने के बाद माँ के बही आंसू और मेरा बही शर्मिंदगी से सर झुका लेना होता था। ऐसा लगता जैसे मेरा काला होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कई बार चुपके चुपके मैं भी आंसू बहाती और भगवान से शिकायत करती, अगर तूने मुझे थोड़ा गोरा बना दिया होता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी और अकेलापन मुझे भी काटने लगा था। मेरे सीने में भी दिल था और दिल में जज्बात थे। मुझे भी एक जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती थी, जो मुझे अपने सीने से लगाकर कहे, हर्षा सारे गम दिल से निकाल दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या मेरे नसीब में एक जीवन साथी नहीं था? माँ की आवाज़ पर मैं ख्यालों से बाहर आई थी। माँ के कहने के बावजूद मैंने अपने चेहरे पर कोई क्रीम या पाउडर नहीं लगाया। बस यूं ही सादगी से नाश्ते का ट्रे पकड़कर बाहर हॉल में चली आई। मुझे देखते ही उन औरतों के चेहरे पर अनचाहे भाव साफ नजर आ रहे थे। वे एक दूसरे से बातें करने लगीं, जैसे मुझे देखकर निराश हो गई हों, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थीं। मैं उनके सामने चुपचाप जाकर बैठ गई और अगले ही पल मैं हैरान रह गई जब उन लोगों ने बिना नाश्ता किए ही मेरे हाथ में शगुन के तौर पर 5,000 रुपये रख दिए। उनमें से एक औरत बोली, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई। मैं चौंक कर उस औरत की तरफ देखने लगी। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाली और टेबल पर रख दी। कहने लगी, ये हमारा बेटा है, आप चाहें तो तस्वीर में देख लीजिए या फिर हमारे घर आकर भी देख सकती हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बस हम चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी नज़र तस्वीर पर पड़ी एक खूबसूरत नौजवान लड़का था, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, मानो किसी फिल्म का हीरो हो। उसे देखकर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। मुझे तो ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था और मेरी माँ तो खुशी से पागल हो रही थी। उनका तो मन कर रहा था मुझे अभी के अभी विदा कर दें। खैर 15 दिन बाद शादी की तारीख तय हो गई थी और मेरी माँ भी इस बात पर सहमत थी। औरतों के जाने के बाद माँ ने मुझे गले लगाया, लेकिन मैंने कहा, माँ इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है,
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इतना खूबसूरत गोरा चिट्टा लड़का मुझे पसंद क्यों करेगा। मेरी बात पर मेरी माँ ने एक पल के लिए मुझसे नजरें चुराईं, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हों। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अरे पगली, ज़्यादा मत सोच, मेरी बेटी तो लाखों में एक है, बस देखने वाली नज़र होनी चाहिए। कमरे में अकेले होते ही मैं बेचैन हो गई थी। शीशे के सामने जाकर खुद को देखा। सांवली रंगत, हड्डियों का ढांचा शरीर। मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई मुझे पसंद करता। हर बार औरतें आते ही मुझसे इनकार कर जाती थीं। कहते लड़की एक तो काली है, ऊपर से हड्डियों का ढांचा है। माँ की बातों की टेंशन और रिश्तों की चिंता ने मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया था। मेरा चेहरा बेरंग हो चुका था और मैं अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगी थी। लेकिन आज इन औरतों ने मुझ में ऐसा क्या देखा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ शादी की तैयारियों में बिजी हो गई थी और दिल में मैं भी नए सपने सजाने लगी थी। कभी कभी मैं उस लड़की की तस्वीर देखती और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। फिर मैं सोचती, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि ये लड़का मुझसे शादी कर रहा है। समय अपनी रफ्तार से बीता और शादी का दिन भी आ गया। मेरे ससुराल वालों की ओर से ढेर सारा सामान आया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे। मुझे तो और भी हैरानी होने लगी थी कि इतने पैसे वाले लोग, इतना खूबसूरत हैंडसम लड़का, ये सब क्या था। कहीं कोई सपना तो नहीं, या फिर कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं होने वाली थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो वहाँ भी चौंकाने वाले पल मेरे इंतजार में थे। शादी में मेरी सास और नंदें जो मेरे आगे पीछे घूम रही थीं, घर पहुंचते ही मुझसे बेगानी सी हो गई थीं। मेरी सास ने एक नौकरानी से कहा, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ आओ। मैं फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। घर में कहीं भी शादी का माहौल नहीं था, मेहमान तक नहीं थे। मेरा पति दक्ष, जो गाड़ी में अब तक मेरे साथ आया था, अब गायब था। नौकरानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गई और मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। शादी की पहली रात हर लड़की के लिए घबराहट भरी होती है और मैं भी बहुत घबराई हुई थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं और भी सिमट कर बैठ गई। दरवाज़ा खुला और मेरा पति दक्ष कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने घूंघट की ओर से देखा। वही खूबसूरत मनमोहक दक्ष था, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं आने वाले पलों के लिए बेताब हो गई। दक्ष ने मेरा घूंघट पलट दिया और मैं उसके मुंह से कुछ सुनने के लिए बेकरार थी। मेरे दिल में डर था कि पता नहीं वो मुझे पसंद करेगा या नहीं। उसके घर वालों ने तो ज़रूर उसे मेरे बारे में बताया ही होगा, लेकिन वो चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और देखा कि वो अब भी अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था। शायद ये उसकी कोई अदा थी, क्योंकि उसके गोरे चेहरे पर काला चश्मा बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने झट से अपनी नज़रें झुका लीं। अगले ही पल दक्ष ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मेरी उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी। कहने लगा, ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा है। और फिर मेरे हाथों पर अपने होंठ रख दिए। दक्ष की इस हरकत से मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया था। उसने अपना चश्मा उतार कर साइड में रखा और कहा, हर्षा, मेरी माँ ने बताया था तुम बहुत सुंदर हो, किसी अप्सरा की तरह। काश मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों से देख पाता। दक्ष की बात सुनकर मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ था। मैं उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो मेरी तरफ देखने की बजाय कहीं और देख रहा था। हड़बड़ाते हुए मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपके सामने ही तो बैठी हूँ, देखिए मुझे। वो हल्की सी फीकी हंसी के साथ बोला, हर्षा, क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैं देख नहीं सकता। और उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। सब कुछ मेरी आंखों में साफ होने लगा था। उन औरतों का मुझे देखते ही पसंद कर लेना, रिश्ते के लिए तुरंत हामी भरना, शादी की इतनी जल्दबाजी और मेरी माँ का मुझसे नजरें चुराना, ये सब अब मुझे समझ आ रहा था। मेरी माँ को पहले से पता था कि दक्ष अंधा है। उसने मुझे सब कुछ छुपाकर इस रिश्ते में बांध दिया था। दक्ष को भी मेरे बारे में झूठ कहा गया था कि लड़की बेहद खूबसूरत है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दक्ष ने कहा, हर्षा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ ने मुझे बताया था कि उन्होंने तुम्हें मेरी कमी के बारे में बता दिया है और तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर्षा, तुम बाकी बहुत अच्छे दिल वाली हो, वरना इतनी बड़ी कमी के साथ कौन लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। टटोलते हुए उसने मेरी ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं भगवान से जीवन साथी की प्रार्थना किया करती थी, लेकिन ऐसा जीवन साथी नहीं चाहती थी जो मुझे देख भी न सके।
हाँ, मैं बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी मेरा साथी मुझे देखे, मेरे साथ हर कदम पर कदम मिलाकर चले। मगर यहाँ तो दक्ष को मेरे ही सहारे की ज़रूरत थी। वो मेरा सहारा क्या बनता? मेरी आंखों से आंसू अब भी जारी थे और दक्ष पर धीरे धीरे बेखुदी छाने लगी थी। उसने ज्वेलरी उतारते उतारते अपने हाथ मेरे शरीर पर फेरने शुरू कर दिए। एक झटके से उसने मुझे अपनी ओर खींचा और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। फिर धीरे धीरे उसने मेरे ब्लाउज की डोरियां खोल दी और उसके हाथ मेरे बदन पर घूमने लगे। और फिर दक्ष की अगली हरकत ने मुझे एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा दिया था। मैं सब कुछ भूल कर खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। उस रात दक्ष ने मुझे हर पल ये महसूस कराया कि मैं उसके लिए कितनी खास हूँ। उसका प्यार जताने का तरीका बहुत ही अनोखा था। उसने मुझे किसी नाजुक कली की तरह अपने अंदर समेट लिया था। इस एहसास ने मेरे दिल में उसके लिए प्यार भर दिया। अगर भगवान ने उसे ये कमी दी थी तो मुझे भी भगवान ने कुछ कमियां दी थीं। अगर दक्ष की आंखें होती और वो मुझे देख पाता तो शायद वो मुझ जैसी साधारण लड़की को कभी जीवन साथी के रूप में नहीं चुनता। यही सोचकर मैंने दक्ष का हाथ थाम लिया और उसे अपना जीवन साथी दिल से स्वीकार कर लिया। अब मैं उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरी ज़िंदगी में अभी और भी मुश्किलें आने वाली थीं। कुछ दिन ससुराल में बिताने के बाद भी मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। दक्ष बेहद प्यार करने वाला था, वो मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उसका अंधापन मुझे कभी भी समस्या नहीं लगा था, लेकिन उसके परिवार का अजीब व्यवहार मुझे सवालों के घेरे में रख रहा था। शादी के बाद जिस तरह से उसकी माँ और बहनें मुझे नज़रअंदाज कर रही थीं, वो मुझे हैरान कर रहा था। घर में ना तो कोई ख़ास खुशी दिखी और ना ही किसी ने मुझसे ढंग से बातचीत की थी। सब कुछ बेजान और ठंडा ठंडा लग रहा था। एक रात जब दक्ष सो रहा था तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। ये आवाज़ें शायद घर के पिछले हिस्से से आ रही थीं। जो कमरा अक्सर बंद रहता था, वहाँ से खट खट की आवाज़ें आ रही थीं। घर के बाकी लोग वहाँ कभी नहीं जाते थे, लेकिन मुझे लगा वहाँ कोई है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं बिस्तर से उठी, दबे कदमों से मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ी, धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। नीचे पहुंचकर मैंने देखा एक कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ है। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर की तरफ झांका। अंदर दक्ष की माँ और उसकी बहनें किसी अजनबी आदमी से बात कर रही थीं। मैंने सुना कि वो कह रही थी, ये सब जल्द ख़त्म होना चाहिए। हमने हर्षा को भी इस घर में बुला लिया है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। दक्ष को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और हर्षा को भी। मेरी सांसें अटक गई थीं। ये क्या हो रहा था? मैं घबराई। आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। उसकी बहन कह रही थी, हमें जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देना होगा। अगर हर्षा को कुछ भी शक हुआ तो हमारे सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने मन में सोच लिया था, जो कुछ भी हो रहा है उसे अब पर्दे से हटाकर सामने लाऊंगी। मुझे महसूस हो रहा था घर में कुछ तो असामान्य हो रहा है। घर के सभी लोग बाहर बैठकर खाना खाते थे, जबकि मेरी और दक्ष का खाना अंदर कमरे में आता था। मैं हैरान थी, इसलिए एक दिन मैंने दक्ष से पूछ ही लिया, ये लोग बाहर खाना खाते हैं तो हम उनके साथ बाहर क्यों नहीं बैठते? दक्ष ने सवाल को हंसकर टालते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है हर्षा, बल्कि हमारे लिए अच्छा ही है कि हम एक दूसरे के और भी करीब रहते हैं। पर उस रात मैंने बेचैन और बेमन से खाना खाया था। हमारे घर में एक पुरानी नौकरानी थी, सुनीता आंटी, जो मुझसे बेहद प्यार करती थी। उनका व्यवहार मेरे प्रति हमेशा अच्छा होता था और मुझे अक्सर लगता जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पाती। मैंने तय कर लिया था इस राज के बारे में उनसे ही पूछूंगी। एक दिन जब रात को दक्ष घर पर नहीं था, सुनीता आंटी मेरी थाली लेकर आई। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनीता आंटी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो घबरा गई और बोली, बेटा अभी मुझे बहुत काम है, मैं बाद में आऊँगी। पर मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा और उनसे विनती की, प्लीज़ आंटी मुझे बताइए, घर में सब कुछ इतना अजीब क्यों है? पहले मेरी सास और ननद मुझसे प्यार करती थीं, पर अब शादी के बाद वे मुझसे दूर हो गई हैं और हमें अलग क्यों रखा जा रहा है? मेरी बात सुनकर सुनीता आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और कहा, बेटा दक्ष बाबू को बचा लो, धीरे धीरे वो मौत की तरफ जा रहे हैं। और ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने आंटी की ओर हैरान निगाहों से देखा। मैंने कहा, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दक्ष तो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें भला क्या हो सकता है? सुनीता आंटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है,
वो लोग कभी भी इस कमरे में आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताती हूँ, दक्ष बाबू इस घर के सगे बेटे नहीं हैं। बड़ी मालकिन के सगे बच्चे तो केवल 2 ही हैं, एक बेटा और एक बेटी। दक्ष बाबू तो साहब की पहली पत्नी से हैं, जो उन्हें 5 साल की उम्र में छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। इसके बाद साहब ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी यानी बड़ी मालकिन दक्ष बाबू से बाहर से तो बहुत प्यार दिखाती थीं, पर अंदर से बहुत खतरनाक थीं। वे दक्ष बाबू को साहब की नज़रों से छिपाकर टॉर्चर करती, उन्हें धमकाती, कहती कि अगर किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। दक्ष बाबू डर जाया करते थे और अपने बाप से कोई बात नहीं कहते। एक बार जब उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो वो उस समय सिर्फ 15 साल के थे। डॉक्टर ने इलाज किया और कहा कि इन्फेक्शन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और कुछ आई ड्रॉप्स लिखकर दिए, जिन्हें नियमित रूप से दक्ष बाबू की आंखों में डालना था। इस जिम्मेदारी को बड़ी मालकिन ने ले लिया और वो रोज़ दिन में 3 बार दक्ष की आंखों में आई ड्रॉप डालती थीं। लेकिन दक्ष बाबू की आंखें ठीक होने की बजाय उनकी आंखों का इन्फेक्शन और भी बढ़ता जा रहा था। हर वक्त उनकी आंखें लाल रहती थीं और उनकी आंखों से लगातार पानी बहता रहता। धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी हो गई कि अब उन्हें रोशनी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और उन्होंने काला चश्मा पहनना शुरू कर दिया। कभी कभी दर्द के मारे वो अपने कमरे में तड़पते थे। बड़े साहब बहुत परेशान थे, डॉक्टर के पास भी जाते, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे आखिर दवा असर क्यों नहीं कर रही थी। बड़े साहब ने कई डॉक्टर बदले, लेकिन दक्ष बाबू की आंखें ठीक नहीं हुईं। और एक दिन जब दक्ष बाबू सोकर उठे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ये सदमा बड़े साहब के लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोया था। मुझे ये बात बाद में पता चली कि दक्ष बाबू की आंखों की रोशनी छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि बड़ी मालकिन ही थी। उन्होंने जानबूझकर उनकी आंखों में गलत ड्रॉप डाला था। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे मन में गहरी पीड़ा हुई थी। एक दिन जब मैं मालकिन के कमरे में चाय देने गई थी, तभी मैंने उन माँ बेटी की बातें सुनी थीं। बड़ी मालकिन को यह एहसास हुआ कि मैं उनकी बातें सुन चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर किसी को ये बात बताई तो पहले अपने बच्चे के बारे में सोच लेना। मेरा बेटा उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। अपने बेटे का ख्याल करते हुए मैं डर गई और चुप रही। बड़े मालिक ने हर मुमकिन कोशिश की कि दक्ष बाबू की आंखें वापस आ जाएं। उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दक्ष की रोशनी कभी वापस नहीं आई। फिर मालिक ने एक वसीयत तैयार की जिसमें लिखा था कि जब दक्ष की शादी होगी तो आधी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर चली जाएगी। ये प्रॉपर्टी तब तक दक्ष की पत्नी के पास रहेगी जब तक दक्ष की पत्नी दक्ष के साथ रहेगी और उसका ख्याल रखेगी। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि दक्ष को हमेशा के लिए एक साथी मिल जाए। बड़ी मालकिन ने सोच लिया था वो दक्ष को अपनी पकड़ में रखेंगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक कमज़ोर, लाचार और गरीब लड़की को बहू बनाया। तुम्हारी माँ को दक्ष बाबू के बारे में सब पता था कि वे अंधे हैं। वो ये सोचकर खुश हो गई होंगी कि तुम्हारा नाम आधी जायदाद हो जाएगी। इन लोगों को ये फ़ायदा था कि एक सीधी साधी लाचार गरीब लड़की घर में आएगी तो वो अपनी आवाज़ नहीं निकालेगी और मजबूरन हमारे रहमो करम पर पड़ी रहेगी, हमारे हुक्मों का पालन करेगी। हर्षा बिटिया, दक्ष बाबू की ज़िंदगी खतरे में है। मैं बहुत दिनों से आपको बताना चाहती थी, ये लोग दक्ष बाबू को धीमा जहर दे रहे हैं ताकि उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। और ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सुनीता आंटी कमरे से जा चुकी थी और मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गई। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं दक्ष से मोहब्बत करने लगी थी। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है कि खुद ब खुद दिल जुड़ जाते हैं। दक्ष भले ही अंधा था, लेकिन वो कब मेरी ज़िंदगी में और मेरे दिल में दबे पांव दाखिल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने ठान लिया था कि मैं दक्ष को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर रहूँगी। मैं उसे सारी हकीकत बताऊँगी। उसी दिन दक्ष थका हारा घर आया। वो भले ही अंधा था, लेकिन अपने सारे काम खुद किया करता था। ऑफिस भी जाता, वहाँ के काम भी संभालता था। जब वो घर आया तो मैं उसकी थकान को देखकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शब्द थे कि निकल ही नहीं रहे थे। अचानक दक्ष ने मुझे अपनी ओर खींचा, मेरे माथे पर प्यार से चूमा और कहने लगा, क्या बात है हर्षा, परेशान लग रही हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दक्ष ऐसा ही था। आंखें ना होते हुए भी वो मेरी हर परेशानी को महसूस कर लेता था, बिना कुछ कहे। मैंने अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। मैंने कहा, दक्ष, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और प्यार से बोला, आंखें बंद करो और सो जाओ। हर्षा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
ओवर थिंकिंग इंसान को बेवजह परेशान करती है। उसकी बाहों में मुझे सुकून मिला। उस रात मैं चैन की नींद सो गई, लेकिन अगली सुबह मैं अपने इरादे के साथ तैयार थी। जैसे ही दोपहर का खाना हमारे कमरे में आया, मैंने दक्ष की प्लेट और उसका हाथ पकड़ा और सीधे ड्राइंग रूम में चली आई। सब लोग खाने की मेज पर बैठ चुके थे। मैंने वो प्लेट जाकर अपने देवर के सामने रख दी। मैंने कहा, रोहित, तुम ये खाना खा लो, हम यहाँ बाहर बैठकर टेबल पर खाएंगे और अपने लिए दूसरी प्लेट बना लेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ का चेहरा ऐसा हो गया मानो उनकी सांसें ही थम गई हों। मेरा देवर और ननद भी हैरानी से मुझे देख रहे थे। रोहित बोला, मैं ये खाना कैसे खा सकता हूँ? मैंने शांत स्वर में कहा, क्यों, इसमें कोई कमी है क्या? यही खाना तो टेबल पर भी मौजूद है, फिर तुम इसे क्यों नहीं खा सकते? आज मैं सच को सामने लाने के लिए तैयार थी। मैंने सारी हिम्मतें जुटाकर कहा, तुम ये खाना इसलिए नहीं खा सकते ना क्योंकि इसमें जहर मिला है। मेरी बात सुनकर दक्ष ने भी चौंक कर अपना सिर उठाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सासू माँ का चेहरा तो जैसे पत्थर हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो मुझ पर टूट पड़ी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बुरी तरह मरोड़ दिया और चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? दर्द के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैंने कहा, छोड़िए मेरा हाथ, अगर इस खाने में जहर नहीं है तो आप इसे खा लीजिए। अगले ही पल सासू माँ ने मुझे बालों से पकड़ लिया और मेरी ननद ने तेजी से मेरे मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया। वो मेरी आवाज़ दबाना चाहती थी ताकि दक्ष तक मेरी आवाज़ न पहुँचे। मैं दम घुटने के कारण तड़प रही थी, लेकिन दक्ष को पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने देखा दक्ष का चेहरा पसीने से तर हो रहा था। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भिजी हुई थीं। अचानक दक्ष ने आगे बढ़कर अपनी बहन को खींचा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने अपनी माँ को भी दूर धकेल दिया। तेजी से मेरे पास आकर मेरे मुंह से कपड़ा हटाया, मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं घबराई हुई उसके सीने से लगी थी, रोते हुए कह रही थी, दक्ष, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये लोग तुम्हें धीरे धीरे जहर दे रहे हैं और तुम्हारी आंखों की रोशनी छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ है। उसने ही गलत ड्रॉप डालकर तुम्हें अंधा किया है। दक्ष ने मेरा चेहरा ऊपर उठाया, मेरी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, हर्षा, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी छीनने वाली मेरी सौतेली माँ ही थी, लेकिन आज पहली बार मुझे ये पता चला कि वो मेरी जान भी लेना चाहती हैं। दक्ष ने अपनी माँ की ओर मुड़कर देखा, कहने लगा, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया, लेकिन आपने मुझे हमेशा पराया ही समझा। मैं आपके हर जुल्म को सहता रहा क्योंकि मैं उम्मीद करता था शायद एक दिन आपके दिल में मेरे लिए भी दया जागेगी। मुझे पता था आप मेरी आंखों की रोशनी छीनना चाहती हैं। जब मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था और आप ही मेरी आंखों में ड्रॉप डालती थी तो मुझे हर बार दर्द होता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मेरा दोस्त अपने पापा के साथ मुझसे मिलने आया था। उसके पापा भी डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी आंखों की हालत देखकर मुझसे कहा, दवाइयाँ सही हैं, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और जब अगली बार आप मेरी आंखों में ड्रॉप डालने आई तो मैंने उसी दिन ड्रॉप का नाम नोट कर लिया था और अपने दोस्त के पापा को बता दिया। तब उन्होंने कहा, ये आई ड्रॉप सही नहीं है, ये तो तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन लेगा। मुझे सब समझ आ गया था, लेकिन मैंने उन्हें पापा को कुछ भी बताने से रोक दिया क्योंकि मैं घर में कलेश नहीं चाहता था। कुछ भी था, पापा आपके साथ खुश थे और मैंने भी सोच लिया था मैं खुद को अंधा होने का नाटक करूँगा और ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। दक्ष ने अपना चश्मा उतार कर दूर फेंक दिया और कहा, मैं सब देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर अंधेपन का नाटक किया ताकि कोई और साजिश न कर सके, पर अब जब आपने हर्षा पर हाथ उठाया है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं आंखें फाड़े हक्का बक्का होकर दक्ष को देख रही थी, ये जानकर कि वो अंधा नहीं था। उसने अपनी सौतेली माँ और भाई बहनों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया, जल्दी जल्दी अपना और मेरा सामान समेटा। मैं चुपचाप खड़ी उसे हैरत से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ। दक्ष ने हंसते हुए कहा, कब तक ऐसे ही खड़ी रहोगी हर्षा, चलो अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। दक्ष ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और हम थोड़े से सामान के साथ घर से हमेशा के लिए चले आए। उसके दोस्त ने एक फ्लैट का इंतजाम कर दिया था जहां हम दोनों रहने लगे। मैं अब तक कुछ बोल ही नहीं पाई थी, बस उसे देखती रहती। एक दिन दक्ष ने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं अंधा नहीं हूँ, फिर इतनी परेशान क्यों हो? मैं रोते हुए दक्ष से लिपट गई। मैंने कहा, दक्ष, तुम सब कुछ देख सकते हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, पैसे वाले हो,
फिर क्यों मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी की, क्यों मुझसे रिश्ता बनाया। दक्ष ने प्यार से मेरा चेहरा ऊपर उठाया, मेरे आंसू पोंछे और कहा, तुम पागल हो गई हो अर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुमने मेरी अंधे आँखों की कमी को नज़रअंदाज किया तो मैं तुम्हारी मामूली बातों पर कैसे ध्यान दूँ। मैं तुम्हारे दिल में सिर्फ अपने लिए प्यार चाहता हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दक्ष ने मुझे अपने पास खींच लिया। दक्ष की संगत में रात धीरे धीरे बीत रही थी और मैं दक्ष की बाहों में खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। धीरे धीरे दक्ष का बिजनेस भी सफल हो गया और उसकी मेरे लिए मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती चली गई। उसकी मोहब्बत ने मुझे वो रंग रूप दिया कि अब मैं खुद को आईने में देखकर पहचान भी नहीं पाती थी। भगवान से बस यही दुआ करती थी कि हमारा प्यार यूं ही हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।